और एक सृजनात्मक प्रतिभाशाली, सृजनात्मक बच्चे के लिए सामान्य से ज्यादा औसत बुद्धि लब्धि होती है, लेकिन वो ये नहीं है सर एक क्रिएटिव बच्चे को जब हम डिफाइन करते हैं तो एक ऐसे बच्चे को डिफाइन कर रहे हैं जो एक प्रॉब्लम के कई सारे सोल्यूशन सोच पा रहा है, जो ओपन एंडेड सॉल्यूशंस को लेके आ पा रहा है। प्रतिभाशाली नहीं सोच सकता क्या? प्रतिभाशाली के साथ प्रतिभाशाली को केवल बुद्धि के उसके बुद्धि लब्धि के रूप में डिफाइन कर सकते हैं, मतलब और कोई विशेषता नहीं है उसकी, वो आवश्यक नहीं है। सर वो फास्ट सोच सकता है, किसी भी समस्या पे वो फास्ट सोच सकता है, उसकी जो विचारधाराएं, जो सोचने की क्षमता है वो तेज हो सकती है अन्य बच्चों की तुलना में। फिजिकल एजुकेशन टीचर से है, अगर कोई बच्चा किसी गेम के दौरान अपोनेंट जो होता है उसका, वो अपने जो दूसरा अपोनेंट है उसको मेंटली टॉर्चर कर रहा है, तो आप उसको कैसे उससे आप कैसे उसका सॉल्यूशन करोगे, ये बताइए आप। मेंटली सर? हाँ, मेंटली उसको डिस्टर्ब कर रहा है, बार बार उसको टॉर्चर कर रहा है, गेम पे वो कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहा है, तो आप उसका क्या सॉल्यूशन करोगे? सर पहले उसे समझाएंगे कि टीम स्पिरिट गेम होते हैं, सभी हम जब खेलते हैं तो उसमें मतलब साथ में खेलने की भावना को उत्पन्न करेंगे। अगर उसको समझाएं भी कि साथ में खेलते हैं तो एक दूसरे का ध्यान भी रखना चाहिए कि ऐसे मानसिक रूप से किसी को तंग नहीं करना चाहिए। अगर वो तब भी नहीं समझेगा तो हम आप किसको समझाओगे, जो हो रहा है उसको या जो कर रहा है उसको समझाओगे? सर जो कर रहा है उसको मोटिवेट नहीं करोगे आप? उसको इससे बाहर नहीं निकालोगे? तो पहले तो उसी को कहेंगे जो वो कर रहा है। अगर वो दूसरा भी अगर कहे तो उसको भी करेंगे। आप बताओ सर, अगर आप अच्छा से एक्सप्लेन कर सकते हैं तो। यस मैडम, आपको पता है कि मेंटली जो डेवलपमेंट होती है बच्चे की, वो फिजिकल के थ्रू ही होती है। आप उसको इतना मेंटली करिए कि वो इतना प्रेशर एक स्पोर्ट्स पर्सन पे होता नहीं है, आपको पता होता है। उसको समझाइए ना, जो कर रहा है वो तो अपने आप समझ जाएगा, आपको उसको थोड़ी समझाना है। आपको तो अपना जो मेंटली जो डिस्टर्ब हो रहा है उसको समझाना होना चाहिए ना, कि गेम में तो ऐसे हारे करता है, कितनों ही समझाओगे आप? ये तो जैसे साइकोलॉजी और सर साइकोलॉजी, हम प्रेशर सहन करने की आपको उसको क्षमता उत्पन्न करनी होगी उसके अंदर। सर फिलहाल के टाइम में गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स के बारे में बता सकते हैं आप, जो गवर्नमेंट ने एजुकेशन की फील्ड में चला रखे हैं, जो भी इनिशिएटिव ले रखे हैं? क्योंकि जब हम केवीएस की बात करते हैं तो सबसे पहले इनिशिएटिव्स जो शुरू होते हैं वो केवीएस से शुरू होते हैं, क्योंकि इसको तो एक एक्सपेरिमेंटल लैब भी बोलते हैं। तो आप कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स के बारे में बता सकते हैं? एनीबॉडी वांट टू ऐड? निशा, नेहा, वंदना? ये भाषा संगम के बारे में मैं बताना चाहूंगी कि एक भाषा संगम प्रोग्राम चलता है। क्योंकि मैं हिंदी टीचर हूँ तो इसके बारे में मतलब अवगत हूँ, इसलिए बता रही हूँ। भाषा संगम एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम जो चलाया जा रहा है, जो कि केंद्र सरकार के, जिसका की उद्देश्य है कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में एकता की भावना को प्रमोट किया जाए। मैम आप ऑडिबल नहीं हो, मैं एक बार रिपीट करना प्लीज, ऑडिबल नहीं थी आप। हाँ जी ऑडिबल? हाँ जी मैम। अभी मैं बता रही थी कि केंद्र सरकार के द्वारा एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, जिसका की उद्देश्य है कि पूरे भारत में एकता की भावना को प्रमोट करना। जो भी कल्चर है हमारे नॉर्थ या फिर साउथ के, मतलब उसको ऑल ओवर इंडिया, वर्ल्ड, पूरे वाइड तरीके से उसको फैलाना। तो इसके तहत हमारे केवीएस में एक भाषा संगम जो है प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसके तहत बच्चों को मॉर्निंग असेंबली में ही रोज हिंदी या फिर जो भी अदर लैंग्वेज जो कि संविधान की हमारे 22 भाषाएं हैं, 8वीं अनुसूची में शामिल की गई हैं, उनको प्रमोट करने के लिए प्रत्येक दिन मॉर्निंग असेंबली में ही 5-5 वाक्य जो कि साधारण यूज किए जाते हैं, हर बच्चे से बुलवाए जाते हैं। और वो उन बच्चों से बुलवाए जाते हैं जो कि उसी क्षेत्र विशेष से संबंध रखते हैं। और बच्चों के अलावा उसमें टीचर भी पार्टिसिपेट करते हैं, रोज उनसे भी बुलवाए जा सकते हैं, या फिर अदर जो उसमें एम्प्लॉयज हैं उनसे भी बुलवाए जा सकते हैं। सर फिजिकल टीचर मुझे ये बताएं कि
यस रामकिशोर, कुछ ऐड कर रहे थे आप? क्वेश्चन है मेरा। हाँ सर, एक क्वेश्चन है मेरा। जी एक सर। इनिशिएटिव ये भी है कि ई सक्षम, इसके बारे में कोई बता सकते हैं? क्या सर, क्या? ई इलेक्ट्रॉनिक सक्षम, सक्षम, ई सक्षम सर, ये हाँ, ई गवर्नमेंट ने सक्षम इलेक्ट्रॉनिक। ई सक्षम सर, ये गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया है। जो बच्चे रेगुलर एजुकेशन जैसे नहीं ले पा रहे हैं, रिमोट एरियाज में हैं, उनके लिए है। इसमें 9th क्लास से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन तक के सारे सब्जेक्ट्स जो पढ़ाए गए हैं, एक्सपर्ट्स के द्वारा पढ़ाए गए हैं। 1000 एक्सपर्ट्स चूज किए थे, उन्होंने उनको पढ़ाया है। वेरी इजी लैंग्वेज में उनको डेमोन्स्ट्रेट किया है। कई सारी लैंग्वेज में आप उनको देख सकते हो, आप उनका प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हो। और उसमें उन्होंने एक नई चीज भी ऐड की है, उसमें उन्होंने एक इंटरैक्टिव मोड भी डाला है। दैट मीन्स आपको एक पर्टिकुलर टाइम दे दिया जाएगा, तो आप अगर डिस्कस करना चाहो, कोई टॉपिक आपको क्लियर नहीं है, तो आप डिस्कस कर सकते हो एक्सपर्ट के साथ। तो जो बच्चे बिल्कुल, हम अगर बोले वंचित जो बच्चे हैं, उनके लिए गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव चालू किया है सक्षम। सर रामकिशोर सर, सक्षम था या अभी सक्षम था? क्या सर? रामकिशोर सर, जो डीडीसी यूज क्यों किया जाता है, सीसी क्यों नहीं किया जाता? क्या? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए दोनों क्लासिफिकेशन मेथड है, लेकिन जब बात करेंगे अपडेशन का, तो अपडेट नहीं है हमारा सीसी, ठीक है, जिस कारण क्या हम लोग सीसी यूज नहीं कर पा रहे। और ये जो है डीडीसी, इसका नेचर है इनोमरेटिव, मतलब इसमें रेडीमेड नंबर बने बनाए आपको मिलेंगे। तो होता है क्या, इससे इजीली क्लास नंबर बन जाते हैं। लेकिन सीसी जो है, एक पतली सी ही बुक में आपको टोटल क्लास नंबर है, और उससे आपको बनाना पड़ेगा TMSP का यूज करके, उसको विभिन्न आइसोलेट को जोड़ के बनाना पड़ता है। लेकिन डीडीसी में क्या, इसी के अपोजिट है कि उसमें बनने बने नंबर पहले से मिलेंगे, और इसका अपडेशन हो रहा है, जिसके कारण है कि अभी जो है ज्यादातर इस्तेमाल डीडीसी हो रहा है। मेरा फिजिकल एजुकेशन टीचर से सवाल है कि 2 लड़कियों में आपस में लड़ाई हो रही है, तो फिजिकल एजुकेशन टीचर उसको कैसे हैंडल करेगा, मेल? यस, एक बार क्वेश्चन रिवाइज कर दीजिए सर, एक बार क्वेश्चन रिवाइज करिएगा। 2 लड़कियों में लड़ाई हो गई, फिजिकल एजुकेशन टीचर उनको कैसे हैंडल करेगा? सबसे पहले सर तो लड़ाई करने का कारण जानेंगे कि आप 2 बच्चों में लड़ाई क्यों हो रही है। कुछ ना कुछ तो रीजन होगा। और फिजिकल एजुकेशन, आप फिजिकल एजुकेशन के टीचर हैं, तो आपका कर्तव्य है कि बच्चों को आप कौन से, मतलब कैसे, कौन सा बच्चा कैसा बिहेव कर रहा है और कैसा है, इसके बारे में आपको जानना बहुत इम्पोर्टेंट मायने रखता है सर। तो रीजन जानेंगे सर, रीजन जानेंगे आप लड़ाई हो रही है। नहीं सर, पहले तो आप रीजन जानेंगे, रीजन जानने के बाद उनको अलग कर सकते हैं। और उनको मेल टीचर तो अलग भी नहीं कर सकता, तो आपको नहीं सर क्लास की लड़कियों की और की सहायता लेनी पड़ेगी, उसके थ्रू अलग करोगे, पहले सुनेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन सर इसमें उज्जवल सर, मेरा क्वेश्चन है, जेनेट किसे कहेंगे? जेनेट उज्जवल सर। सर इसके बारे में मुझे आइडिया नहीं है सर, हमारे पूछिए सर। नेक्स्ट सिचुएशन सर, जो पीडी क्लास में फिजिकल एजुकेशन टीचर है, उनके स्पोर्ट्स बताना सर, गेम्स कौन से हैं? गेम्स बताइए आपके। कबड्डी। और आपका? बताइए मैडम। सेम कबड्डी, वॉलीबॉल, रेसलिंग। बताइए सर। वॉलीबॉल के फादर किसे कहा जाता है? विलियम जी मॉर्गन। यस सर। कबड्डी के भी क्वेश्चन मैडम से पूछ सकते हो आप, भावना से। मैम लोना, जब लोना लेते हैं तो उसमें कितने पॉइंट मिलते हैं? मैम 2 पॉइंट मिलते हैं, वो मतलब अलग से मिलते हैं 2 पॉइंट लोना के कबड्डी में। प्रो कबड्डी कब स्टार्ट हुई थी मैम? याद नहीं आ रहा। ट्राई करोगे? 2014 से स्टार्ट हुई है। ओके मैम, 2014 से स्टार्ट हुई। मैडम ये बताइए, अगर कोई बच्चा गेम के दौरान मेडिसिन का यूज कर रहा है, तो आप उसको कैसे समझाओगे, ये बताइए? या उस बात को आप उसके पेरेंट्स तक पहुंचाएंगे, या स्कूल लेवल पे रखेंगे, या अपने आप तक सीमित? मेरा एक क्वेश्चन है, एनीबॉडी कैन आंसर। जैसे सर
मेडिसिन लेते हैं बच्चे, तो उसमें हम बताएंगे कि आपको आगे से प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे इंटरनेशनल लेवल पे वाडा और नाडा 2 एजेंसी है इसके लिए। तो अगर आप अभी से ये मेडिसिन ले रहे हो तो आगे जाकर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और इसमें मतलब आपको खेलते समय तो एनर्जी मिल जाएगी, लेकिन आपको बाद में ये बहुत प्रॉब्लम करेगा। हम एग्जाम्पल देंगे किसी एथलेटिक के प्लेयर के कि देखो उन्होंने ये मेडिसिन ली थी और आज उनका ये हाल है। तो अगर वो उससे समझेंगे तो ठीक है, समझ जाएंगे। लेकिन हम अगर वो इससे भी नहीं समझेंगे तो हम अपर लेवल पे मतलब प्रिंसिपल से बोलेंगे या उनके घर वालों से बोलेंगे। लेकिन अगर वो इसमें समझ, मेरे को लगता है कि वो यहाँ तक समझ। एस्टेरॉइड एस्टेरॉइड से कौन सा एनर्जी मिल जाएगा? यदि बच्चा एस्टेरॉइड ले रहा है तो उससे कौन सी एनर्जी मिल जाएगी? फिजिकल एजुकेशन से है। मैं एक बार टीम लेके गया था दिल्ली ईस्ट जोन में कबड्डी की। तो वहाँ पे क्या था कि एक बच्चा जो है वॉलीबॉल खेल रहा था। अब वो सबसे सीनियर बच्चा था और खेलने के दौरान वो बार बार ग्लूकोज ले रहा था, मतलब सूखी ग्लूकोज। क्या वो फायदेमंद है या नहीं, ये मेरा क्वेश्चन। ग्लूकोज सर, आई थिंक इट्स अ शुगर बेनिफिट है, कार्बोहाइड्रेट एनर्जी है, पानी के साथ इंस्टेंट एनर्जी मिलती है उससे। मुंह में लगा के और शुगर तो शुगर है, अंदर तो सलाइवा है। बाकी शुगर तो इंस्टेंट एनर्जी मिलती है, कार्बोहाइड्रेट में आती है शुगर। इसका कोई इवन सॉल्ट, आप थोड़ा सा सॉल्ट लो, दैट इज आल्सो बिग एनर्जी व्हाइल डूइंग वर्कआउट। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर आपकी पोस्टिंग एक लाइब्रेरियन में हो जाती है और वो बहुत किताबें आपको खराब मिलती है तो आप क्या करें? हेलो, यस, एनीबॉडी कैन आंसर। तो अगर किसी नए लाइब्रेरी में अगर सबसे पहले अगर किसी नए लाइब्रेरी में मेरा ये पोस्टिंग होता है, इसके लिए सबसे पहले हमें स्टॉक वेरिफिकेशन करना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि अगर हम चार्ज लेंगे तो उससे पहले हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कलेक्शन की क्या स्थिति है उसको एग्जैक्ट पता चल सके। तो इसके लिए सबसे पहले स्टॉक वेरिफिकेशन होगा और इसी स्टॉक वेरिफिकेशन के तहत एक टर्म आता है वीडिंग आउट, ठीक है। तो जो बुक डैमेज है या पढ़ने लायक नहीं या ऑलरेडी सन हो चुका है उसको वीडिंग आउट के साथ बाहर कर दिया जाता है। यही प्रोसेस होगा इसकी, ठीक। मेरा सभी से क्वेश्चन है पर्सनल, वहाँ डॉक्यूमेंट्स में आय और एडमिट कार्ड भी लेकर जाना है? ओल्ड एडमिट कार्ड लेके जाना है क्या? वो लेके जाना है। अगर नहीं है मेरे पास नहीं है ना, इसलिए आप अभी उसको ऑनलाइन निकाल सकते हो, निकल जाएगा क्या? मेरा बना ही नहीं है मैम, तो अभी बन सकता है, अभी टाइमिंग है। अच्छा, ले जाना जरूरी है मैम, मांग सकते हैं अगर, तो फिर हम वहाँ पे। मेरा क्वेश्चन आपसे है कि एडमिट कार्ड जैसे लोकसभा और राज्यसभा में डिबेट्स होती हैं, उसमें नेता बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं, तो लोग कहते हैं कि ये जनता का भी पैसा खराब कर रहे हैं। क्या आपको लगता है वो डिबेट देश के लिए बेनिफिट है कि नहीं बेनिफिट? सर, डिबेट की बेनिफिट है, लेकिन अगर वहाँ पे अगर वहाँ की कार्यवाही बाधित होती है, जो जनता के मुद्दे अगर वहाँ पे नहीं रखे जा रहे, जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व आउट नहीं किया जा रहा है, तब ये नुकसानदेह है और जनता के पैसे का दुरुपयोग। अगर समाधान निकलता है तब वो सफल है। सर, यहाँ हरियाणा से काफी कैंडिडेट है, मेरा एक क्वेश्चन है उनसे कि हरियाणा में जो हरियाणा गवर्नमेंट ने फिलहाल एजुकेशन पॉलिसीज चलाई हुई है, जो भी इनिशिएटिव लिए हुए, क्या बता सकते हो आप उनके बारे में? क्या क्या पॉलिसीज चली हुई है हरियाणा में? न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो अब शुरू की है वो खट्टर सरकार ने शुरू कर दी है हरियाणा में, और उसमें क्या स्मार्ट क्लासेज भी शुरू कर दी है छोटे बच्चों के लिए जो प्री स्कूल में है, और आंगनबाड़ी में शुरू हो गई सर। और हर गांव में एक लाइब्रेरी होनी चाहिए। वो स्कूल वालों को परमिशन आ गई है कि आप एक क्लास तैयार करें जिसमें छोटे बच्चे आएंगे जो 3 साल से 6 साल के हैं, और आंगनबाड़ी में भी क्लासेस शुरू कर रहे हैं। यस। अच्छा, रितु मैम आपने जो बताया अभी, मैंने पूछा था सक्षम के बारे में। एक सेकंड रितु मैम। हाँ जी सर। हाँ, आपने जो बताया तो मैंने आपको ई सक्षम पूछा था, लेकिन आपने डिफाइन किया सक्षम, ठीक है। वो जो आपने जितनी भी बातें बोली वो सक्षम तो इनिशिएटिव है,
लेकिन ई सक्षम जब बात आएगी तो ये डिजिटल ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो कि AICTE के द्वारा दिया गया, और ये जो है 5 लाख कॉलेज स्टूडेंट और टीचर के लिए है, जो कि किसके साथ ट्रेनिंग लेगा, ये साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड ट्रेनिंग लेगा। ये ई सक्षम है, ठीक है। ये टीचर्स के लिए ई सक्षम अलग से है। हाँ, ये डिजिटल ट्रेनिंग मतलब साइबर सुरक्षा से रिलेटेड जो है ना, डिजिटल ट्रेनिंग प्रोग्राम। वंदना मैम, मेरा एक क्वेश्चन है कि रोला छंद और सूखा छंद दोनों में 11 और 13 परियति होता है, हम कैसे पहचानेंगे कौन सा रोला छंद और कौन सा सूखा छंद? अभी मैं नहीं बता सकती, मुझे अभी मैंने रिवाइज नहीं किए हैं छंद काफी टाइम से। मैम मुझे कंफ्यूजन था इसलिए आपसे। हाँ कोई नहीं, आप देख लीजिएगा, मुझे अभी पता नहीं है। सर मेरा क्वेश्चन है, साइकोलॉजी और फिजियो सोशलॉजी में क्या डिफरेंस है? बताओ, आप ही बताओ। साइकोलॉजी तो बताओ। साइकोलॉजी तो मैम जैसे बोलिए। साइकोलॉजी तो मैम जैसे किसी के व्यवहार के बारे में जानना, मतलब उसकी जैसे साइकोलॉजी शब्द से ही है, जैसे साइक का मतलब आत्मा और लोगस का मतलब जैसे ज्ञान, जो उस किसी के व्यवहार के बारे में हमें अच्छे से पता होना साइकोलॉजी कहलाता है। और फिजियोलॉजी का मुझे फिजियो साइकोलॉजी। मैम फिजियोलॉजी वो है कि हम उस सिचुएशन में रहकर कैसे सोच रहे हैं, उस सिचुएशन में सोच कर हम जो डिसीजन ले रहे हैं उसको साइकोलॉजी बोलते हैं। और फिजियो सोशलॉजी मैम? फिजियोलॉजी उस चीज को हम कैसे देख रहे हैं, कैसे ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसके बाद जो हम डिसीजन करें वो साइकोलॉजी पर डिपेंड है। सर फिजिकल एजुकेशन टीचर, सर ये बताइए कि अगर आपको किसी बच्चों मतलब क्लास में ये जानना है कि कौन बच्चा कौन से गेम में अच्छा है, तो आप वो कैसे पता करेंगे कि इस बच्चे के लिए ये गेम ठीक है? मैम फिजियो साइकोलॉजी के द्वारा मेरे ख्याल से, क्योंकि फिजियो साइकोलॉजी का अगर अर्थ लगाया जाता होगा शारीरिक मनोविज्ञान। रामकिशोर सर, क्वेश्चन है, जो लाइब्रेरियन है उससे कोई नुकसान हो जाता है लाइब्रेरी में, जैसे कोई सिस्टम है वो टूट गया या कोई प्रोजेक्टर है वो उसे वो डैमेज हो गया, तो आपको हमारे से पूछे प्रिंसिपल आके, ये उसका क्या जवाब देंगे इस ठीक है? देखिए, तो अगर कोई चीजें की हानि हुई है तो सबसे पहले तो बताना पड़ेगा कारण कि वो किस तरह हुआ है, एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपको, मतलब एक्सक्यूज है या उसको एक्सप्लेन करना चाहिए, वो एक्सप्लेन करेंगे। और एक्सप्लेन करने के साथ अगर इस तरीके की कोई है जो डायरेक्ट अगर आपको प्रिंसिपल पूछ रहे हैं तो आपको तो हायर अथॉरिटी पूछ रही है, तो आपको एग्जैक्ट वही जवाब देना पड़ेगा, आगे की डिसीजन वो खुद लेंगे कि क्या करना है। निशा मैम। यस मैम। समकालीन पत्रिकाएं बताइए कोई हिंदी की 2-4। मैम अभी मैं रिकॉल नहीं कर पाती हूँ, पढ़ी थी लेकिन अभी मैं पत्रिकाएं भी पढ़ती नहीं हूँ, ऐसे नाम पता था लेकिन अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, सॉरी। आप बता दीजिए मैम, आप बता दीजिए। मैम मुझे नहीं है जानकारी, इसलिए मैंने पूछा है कि क्वेश्चन बन सकता है इससे संबंधित। बिल्कुल बन सकता है मैम। रामकिशोर सर, मेरा एक सवाल है, 5वां संस्करण में ग्रीक अक्षरों को हटाया गया और उसके स्थान पर रिक्त छोड़ा गया, तो इसका दैट मींस ग्रीक अक्षर। रिपीट कीजिएगा, क्वेश्चन सुनाई नहीं। जैसे 5वां संस्करण में ग्रीक अक्षरों को हटाया गया और उसका स्थान पर रिक्त छोड़ा गया, ठीक, और 1960 में भी डेल्टा अक्षर ग्रीक अक्षर को हटाया गया, तो ये क्या कह रहा है? ये सीसी का जो क्लासिफिकेशन मेथड है इसके संदर्भ में बात कर रहा है कि जो जिस एडिशन में कुछ अपडेशन हुई है उनका जिक्र कर रहा है। अपडेशन के तहत बहुत सारी कामें हुई है, वो आप इतना एग्जैक्ट याद नहीं रख सकते कि क्या हुई। लाइब्रेरियन सर, मुझे ये बताइए आपकी हिंदी से संबंधित कोई पत्रिकाएं हैं आपकी जानकारी में? हेलो, लाइब्रेरी पत्रिका? जी सर। कल मैं आपको बता दूंगा एग्जैक्ट। कल सर? हाँ कल पूछ सर। एमईपी सबसे पहले किस स्टेट में आया था?
किस स्टेट ने इम्प्लीमेंट किया था एनईपी को सबसे पहले? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश? उत्तराखंड नहीं है? उत्तराखंड। मैम मेरा ये प्राइमरी लेवल पे तो मेरा जहाँ तक ख्याल आ रहा है मुझे कि उत्तराखंड में इसे इम्प्लीमेंट किया। उत्तराखंड में, हाँ उत्तराखंड में किया था मैम, इसे मेरा भी यही जी था। उत्तराखंड ही है, उत्तराखंड ही है। रामकिशोर सर, जो ये रंगनाथन के 5 लॉ हैं, इनको आज के टाइम में हम कैसे देखते हैं जो डिजिटल का जमाना चल रहा है? नहीं तो डिजिटल जमाना चल रहा है, फिर भी अभी भी ये 5 लॉ इम्प्लीमेंटेड है। बिना 5 लॉ के तो लाइब्रेरी पॉसिबल ही नहीं। लाइब्रेरी साइंस में जो 5 लॉ लिखा गया, ये तो फर्स्ट बार 1931 में पब्लिश हुआ है, लेकिन लास्ट अपडेशन इसका 2006 में भी हुआ है। और तो डिजिटल में कैसे यूज कर रहे हैं आज के टाइम में? हाँ, यही कर रहे हैं कि जैसे वेब से रिलेटेड भी 5 लॉ से रिलेटेड टर्म दिया गया है, जिसको ये एक क्वेश्चन भी आ चुका है केवीएस में, एलेरिजा नोरोजिकी करके होगा, इन्होंने वेब से रिलेटेड 5 लॉ को रिलेट करके भी लॉ दिया है। तो अभी भी ये इम्प्लीमेंटेड है 5 लॉ, अभी भी कारगर। जो सर ई ग्रंथालय के बारे में आ रहा है सर कि ई ग्रंथालय क्या ओपन सोर्सेज इसको कहा जाएगा? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है? नहीं, ओपन सोर्स का मतलब होता है ना कि आप उसको फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सके और आप जो है कहीं भी उसको इंस्टॉल करके यूज सकते। लेकिन ई ग्रंथालय जो है ये गवर्नमेंट लाइब्रेरी का इनिशिएटिव है, और ये सिर्फ गवर्नमेंट लाइब्रेरी को ओपन सोर्स तो कोवा हो गया, जैसे आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। हाँ, कोहा हो गया, और भी चीजें जैसे ग्रीन स्टोन हो गया। अभी सर ने क्वेश्चन किया था कि 5 लॉ का हम लोग उपयोग कर रहे हैं कि नहीं, तो सर कोहा में आप 5 लॉ का एकदम पूर्ण उपयोग कर रहे हैं सर, क्योंकि उसमें कहा क्या है कि जो ग्रंथालय है, जैसे कि पाठकों को पुस्तकें क्या हो ओपन मिले, खुली हुई मिले, जिससे पाठकों को पुस्तक ढूंढने में आसानी होता है। तो एक सॉफ्टवेयर इसका बहुत बड़ा उदाहरण है सर। वो आपको हेल्प करेगा बुक फाइंडिंग, ठीक है। मेरा हमेशा कोर्ट होता है वॉलीबॉल का, उसकी जो लाइनिंग होती है उनकी विड्थ कितनी होती है? अरे मनीषा मैम आपके लिए क्वेश्चन है ये। 5 सेंटीमीटर। बीच में मत बोलो, नॉट अलाउड। हाँ कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन हाँ नो के पूछा क्वेश्चन एनीबॉडी वांट टू आस्क? सर मुझे एक क्वेश्चन था, मैं सबसे ये पूछना चाह रही थी आपसे भी कि जैसे जिनका नेक्स्ट वीक में इंटरव्यू है, तो उसके लिए हमारा एक मेन मुद्दा रहता है करंट अफेयर्स, जो हमसे वो कहीं से भी पूछ सकते हैं। क्या मुझे कोई थोड़ा गाइड कर सकता है हमें क्या प्रिपेयर करना चाहिए, क्योंकि बहुत वास्ट है ये। यस, एज ए टीचर आप जानना चाह रहे हैं ना, तो आप जो भी टीचिंग से रिलेटेड इनिशिएटिव है या लर्निंग से रिलेटेड जो भी है, जो बच्चों को हेल्प कर सकता है, जैसे मैंने भी ई सक्षम आपको बताया है, इसी तरह श्रेष्ठ भारत है, कुछ और प्रोग्राम है, तो लगभग आप ये जो है ना एजुकेशन से रिलेटेड इनिशिएटिव को देख लीजिए बढ़िया से। और बाकी कुछ जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो शुरू कर रही है गवर्नमेंट, इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चन पूछ सकते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी। हाँ, वो तो एनसीएफ और एनईपी ये दोनों मस्ट, ये तो रहेगा। More questions? Yes. सर एक मेरा एक ये बायोडाटा मतलब टीवीएस की साइट पे कहीं मिल नहीं रही है मुझे, मैंने सर्च की है, आप लोग को अगर पता हो तो बता सकते हैं। मैम उसमें है, उसमें आप जाओगे ना अनाउंसमेंट डाउनलोड का ऑप्शन है उसमें मैम। फिर से बताइएगा मैम। आप मुझे अगर अपना नंबर दे दे तो मैं आपके पास सेंड कर दूंगी मैम उसको। मैंने किया हुआ है। सर दे दीजिएगा टीडी क्लासेज में। सर मनोज सर आप दे दीजिएगा प्लीज। मैम जैसे आप क्लास में पढ़ा रहे हैं उस टाइम आपको लगता है कि अर्थक्वेक जैसा कोई महसूस होता है झटका, तो आप क्या रिएक्शन देंगे सबसे पहले, और क्या उस स्थिति को कैसे हैंडल करोगे आप? सर इस तरह की स्थिति के लिए स्कूल्स में बच्चों को पहले से ही मॉक ड्रिल करवाई जाती है कि अगर ऐसी कभी कोई सिचुएशन आती है तो उसके लिए वो मेंटली प्रिपेयर होते हैं। एक जो हमारा इमरजेंसी अलार्म होता है तुरंत वो बजा दिया जाता है, और उसके बाद बच्चों को बिल्कुल कुछ ही अंतराल में क्लासों से निकाल दिया जाता है।
उनको ग्राउंड में इकट्ठा होने के लिए बोल दिया जाता है। टाइम टू टाइम ये मॉक ड्रिल कराई जाती है, ताकि अगर इस तरह की कोई सिचुएशन हमारे सामने आ जाए तो बच्चे उसके लिए पहले से ही प्रिपेयर रहते हैं। सर मैं ये कहना चाहती हूँ, रजनी मैम का नंबर दे सकते हो सर? प्लीज आप लोग यहाँ पर कोशिश ये करें कि इस क्लास को यूजफुल बनाएं। रिक्वेस्ट है आप लोग। सर मैंने आप लोग कंटिन्यू क्वेश्चंस करें। ओके, मेक दिस क्लास मोर क्वेश्चन है रसराज को नो डिफाइन पर्सनल करिए। क्वेश्चंस। रसराज को डिफाइन करिए। यस सर। रसराज किसे कहा जाता है? रसराज श्रृंगार रसों का। इसको डिफाइन करिए मैम। श्रृंगार रस सर इसे कहा गया मैम ऐसे? सर श्रृंगार रस तो दो तरह के होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। श्रृंगार रस उसे कहेंगे जहाँ पे सर मैं अभी परिभाषा याद नहीं कर पा रही हूँ, बट उसका अर्थ में मेरे माइंड में बस डिफाइन नहीं कर पा रही हूँ। सर मैथ सारे सर से मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ जी सर, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? मैथ्स। हाँ जी, प्रिंसिपल ऑफ सर मैथमेटिकल इंडक्शन को हम कैसे डिफाइन करेंगे, अगर हमें एक्सप्लेन करना है वो? उसको वैसे ही डिफाइन कर सकते हैं जैसे n इक्वल टू 1 लेते हैं, फिर अज्यूम करते हैं n इक्वल टू k के लिए, और हम उसको प्रूव करते हैं n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए। इससे ज्यादा हम डिफाइन नहीं कर सकते उसको। मेरा एक क्वेश्चन है, एक्सप्लेन G20। सर ये G20 द फुल फॉर्म इज ग्रेट 20। ये 20 कंट्रीज का एक कोलैबोरेशन बोल सकते हैं। 20 कंट्री नहीं है मैम, 90 कंट्रीज एंड 19 कंट्री और यूरोपियन यूनियन। 19 कंट्री और एक संगठन है यूरोपियन यूनियन। यस मैम। मैम EU कह रहे हो, G20 कह रहे हैं? G20 नहीं सही है, 90 कंट्री प्लस एक यूरोपियन यूनियन है इसमें। इकोनॉमिक इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए बनाया था। इस बार इसका जो प्रेसिडेंसी है वो इंडिया के पास है। 30 नवंबर को इंडिया के पास इसकी प्रेसिडेंसी आई थी, सॉरी 1 दिसंबर को आई थी, और इस बार 30 नवंबर 2023 तक प्रेसिडेंसी इंडिया के पास है। नेक्स्ट जो प्रेसिडेंसी होगी वो ब्राजील के पास जाएगी, और पिछली जो प्रेसिडेंसी थी वो इंडोनेशिया के पास थी। मैम ये पूछना था कि इसमें जो G20 आ रहा है, इसमें मुख्य चर्चा का विषय क्या रहेगा? जी इकोनॉमिक इश्यूज को G20 में मुख्य विषय तो एनवायरनमेंट पर इस बार डिपेंड रहा है कि एनवायरनमेंट यहाँ जो नीचे की कंट्री या गरीब कंट्री है उन्हें कैसे डेवलप करना है। मेन एनवायरनमेंट सही है सर, सही है। क्या है सर? एनवायरनमेंट से रिलेटेड ज्यादा रहेगा, और उसके बाद आपका ये बोल रहे हैं जो कि डिजिटल एजुकेशन है इसके प्रति भी लेकर ज्यादातर इस पे विचार, ये मुख्य इसमें लिया गया है, इसमें मुख्य रखा आप गया है। इसके मोटो के तहत आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। इसका मोटो है वन फैमिली, वन नेशन वन फैमिली वन फ्यूचर। निशा मैडम ने एक क्वेश्चन पूछा था कि सर इसमें एजुकेशन का कहाँ था G20 में? अभी जो सर बता रहे थे प्लीज एक्सप्लेन करोगे? G20 में एजुकेशन का कैसे था? एजुकेशन नहीं था, मैंने कहा कि डिजिटल वे के लिए, डिजिटली जो बढ़ावा दे रहा है डिजिटलाइजेशन को, उसके लिए भी इसमें मुख्य रखा गया है। G20 में सर? जी मेरे पास PDF है मैम, क्या बोलते हैं घटना चलेगा, मैं प्रोवाइड करा दूंगा। इसमें शेरपा होता है, वो कौन है मैम? अमिताभ कांत। यस मैम। मैडम ने एक क्वेश्चन पूछा था, क्लासरूम में बच्चे को कैसे पहचाने के वो कौन सा गेम खेलना चाहता है। यस सर। सबसे पहले तो उस बॉडी पर्सनैलिटी देखी जाती है कि बच्चे की बॉडी टाइप क्या है। बॉडी टाइप अगर बच्चा हाइट कम है और मोटा है तो उसके लिए वेट लिफ्टिंग सूट रहेगी। दूसरा, बच्चा अगर हेल्दी है और लंबा है तो उसके लिए क्रिकेट भी है, एथलेटिक्स भी है,
इसमें टेस्ट नहीं करवाएंगे आप, वो टेस्ट एंड्योरेंस होते हैं देखेंगे जो मैम उसकी ग्राउंड पे, एंड्योरेंस आपको मैम रनिंग से पता चलेगी, तो आप उसको फुटबॉल में उतार के देखिए, बाद में वॉलीबॉल में देखे आप। एंड्योरेंस एक मेन जो है टाइप ऑफ फाइबर देखे जाते हैं, क्या रेड मसल फाइबर है या है कि हम उसको देख के बता सकते हैं कि उसमें वो कौन से गेम में, लेकिन सर हम देख के नहीं बता सकते, हम जब उसको खिलाएंगे उनकी स्ट्रेंथ देखेंगे, एंडोरेंस देखेंगे, जब पता लग सकता है सर उसका। क्योंकि अगर कोई पतला बच्चा है तो वो वेट उठा सकता है, क्योंकि फ्लोट विच फाइबर और फास्ट विच फाइबर, तो इनको Although it was a good session with all of you, please wait. And I want all of you to participate as much you can. बहुत से लोग मम बैठे रहते हैं क्लास में, प्लीज आप लोग पार्टिसिपेट किया करें, ओके? अगर आप क्लास में एंटर होते हैं तो, अदरवाइज आप घर पे रेस्ट करिए। सर आज की क्लास आज मैथ्स के लिए क्या आप इंटरव्यू सेशन? नो मैडम, मैथ्स की क्लास का आपको मैसेज आएगा। और आई वांट ऑल ऑफ यू टू गेट मोर एनर्जेटिक, ओके? तो लास्ट हम सेशन में बिल्कुल सबकी स्माइलिंग देखना चाहते हैं, आप सबको बाय बाय कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ओके ओके, गुड डे ऑल ऑफ यू, एंजॉय योर डे, ओके? हाँ, ऐसे स्माइल करते हुए हम लोग मिलने चाहिए अगली बार। ओके, बहुत बढ़िया पार्टिसिपेशन था।